श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कपट योग अर्थात स्वार्थी योग का निर्माण, उसका प्रभाव क्या होता है और उसके भंग होने की स्थिति गृह योग के आधार पर क्या होती है, उस पर विचार करेंगे। क्योंकि किसी भी जन्म पत्रिका में योग बनते भी हैं और भंग भी हो जाते हैं, तो केवल एक या दो सिद्धांत पर हमें किसी के फलित का विचार कर लेना उचित नहीं होता है। इसमें ऐसा योग बनता है जो लगभग कई महीनों तक चलता रहता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि उस कालखंड में जन्म लेने वाले सभी जातक कपट या स्वार्थ योग से पूर्ण होंगे। कभी कभी उस योग का परिवर्तन हो जाता है और वह विपरीत फल देने में सक्षम हो जाता है। कपट या स्वार्थ के बजाय वह परमार्थ और परोपकारी और दूसरों की मदद करने वाला योग भी बन जाता है। देश हित में, जनहित में, लोक हित में कार्य करने वाला योग भी बन जाता है। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि कपट योग या स्वार्थ योग का निर्माण कैसे होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं और वह कैसे भंग हो जाता है। क्योंकि कपट योग यदि किसी का बनता है तो ऐसा व्यक्ति किसी का विश्वास पात्र नहीं होता, वह अपनों पर विश्वास नहीं करता। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है, भले ही वो माता पिता हों, भले ही भाई बंधु हों, भले ही मित्र हों, सहयोगी हों, पति पत्नी हों या संतान ही क्यों ना हो। वह किसी को भी छल करने से, कपट करने से, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कदम उठाने से नहीं चूकता है। वह शत्रुओं को परास्त करने के लिए, अपने विरोधियों का समूह नाश करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो ऐसे योग का विचार करें। किसी को मित्र बनाने से पहले, किसी से संबंध स्थापित करने से पहले, किसी को अपना जीवन साथी या अपना व्यवसाय में साथी बनाने से पहले ऐसे योग का विचार कर लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो विचार करते हैं उस योग के निर्माण की स्थिति पर। कपट योग के निर्माण में शनि और राहु का प्रमुख योगदान होता है। इसमें बताया गया है कि शनि और राहु परस्पर छठे 11वें भाव में बैठते हैं तो ऐसा योग बनता है। लेकिन यह परस्पर छठे 11वें भाव का संबंध जन्म कुंडली के छठे और 11वें भाव से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जन्म कुंडली के छठे, तीसरे और 11वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठते हैं तो वह एक अच्छी स्थिति होती है जन्म कुंडली के लिए। तो इसमें विचार इस तरह करना चाहिए कि शनि और राहु एक दूसरे से छठे या 11वें भाव में बैठे हों। शनि राहु से 11वें हो या राहु शनि से 11वें हो, शनि राहु से छठवें हो या राहु शनि से छठवें भाव में बैठा हो, वो किसी भी भाव में बैठे हों, यानी वो षडाष्टक संबंध बनाकर बैठे हों अथवा त्रि-एकादश संबंध बनाकर बैठे हों, तो ऐसे जातक के लिए स्वार्थी या कपट योग के निर्माण की बात ज्योतिष में बताई गई है। ऐसा व्यक्ति किसी का विश्वास पात्र नहीं होता। जब तक कोई व्यक्ति उसके काम आता रहेगा, वह उसका साथ देता रहेगा, और जब वह समझेगा कि अब यह व्यक्ति विशेष मेरे किसी काम का नहीं है, वह उसको निकाल बाहर करेगा। उसके साथ छल करके उसकी संपत्ति, उसकी मान हानि, सब चीज़ों को कपट के द्वारा अपने आप हासिल कर लेगा और उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें चौथे भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा हृदय का होता है, और चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति का भी विचार करना चाहिए। क्योंकि जब तक मन में कपट भाव नहीं होगा, मन में स्वार्थ भाव नहीं होगा, तो कोई भी योग फलीभूत नहीं हो पाएगा। चंद्रमा की स्थिति भी विचार कर लेनी चाहिए कि चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, पाप ग्रहों की युति या दृष्टि में नहीं है, पाप कर्तृ योग में नहीं है, लेकिन चौथे भाव और चौथे भाव के स्वामी का विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। क्योंकि शनि और राहु दोनों दीर्घ काल तक एक ही राशि में रहने वाले ग्रह हैं, अतः यह योग लगभग 18 माह तक बना रह सकता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि उस कालखंड में उन 18 महीनों में जन्म लेने वाले सभी जातक कपटी और स्वार्थी होंगे, कपट योग और स्वार्थ योग से भरपूर होंगे। ये आवश्यक नहीं कि उनके स्वभाव में, सभी के स्वभाव में कपट या स्वार्थ भावना होगी। क्योंकि इसमें आत्मा कारक और उसके नवांश स्वामी को भी विचार करना चाहिए।
जैसे हम लग्नेश को देखते हैं तो लग्नेश के जैसा ही महत्व आत्मा कारक और उसके नवांश स्वामी का भी होता है। आत्मा कारक की स्थिति क्या है और आत्मा कारक के नवांश स्वामी कौन हैं और उनकी स्थिति क्या है, इसका भी हमें विचार कर लेना चाहिए। तभी हम यह जान सकते हैं कि कपट योग का निर्माण हो रहा है अथवा वह योग भंग हो रहा है। यदि ऐसा कपट योग या स्वार्थ योग किसी की जन्म पत्रिका में निर्मित हो जाता है और उसका भंग होने का कोई योग नहीं बनता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कपट भाव से किसी भी सीमा तक जाकर अपने साथी को, अपने मित्रों को, अपनी परिजनों को धोखा दे सकता है। अपने देश, अपने प्रांत, अपने राजा के खिलाफ भी षड्यंत्र कर सकता है। शत्रुओं को विनाश करने के लिए, जो उसके विरोधी हैं उनको नाश करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। अपने दूसरे शत्रु से भी मिल सकता है और अनैतिक या नैतिक जो भी कदम उसे उठाना होगा वह उठा सकता है। बेशक उसका उसे बाद में दंड भी भुगतना पड़े, लेकिन वह बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेता है कि कपट भाव से, स्वार्थ भाव से अपने शत्रु का या अपने विरोधी का या अपनी आलोचना करने वाले का विनाश कर देता है, करने के लिए पूरा प्रयास करता है। इस योग में जो शनि और राहु से कपट योग बनता है, यदि लग्नेश और चतुर्थेश का भी युतीय दृष्टि के द्वारा राहु और शनि से संबंध बन जाता है, जब शनि और राहु के संबंध ग्रहों का संबंध बन जाता है तो शनि राहु की परस्पर दशा अंतरदशा यदि उसके जीवन में आती है या शनि राहु के स्वामी, राशि स्वामी या उनसे संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा जब परस्पर आती है, तो ऐसे समय में ऐसे जातक को स्वयं भी अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों से धोखा मिलता है। विश्वासघात के शिकार होते हैं और कपट के शिकार भी होते हैं। जिन पर वह सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही उनके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो यदि ऐसा योग बन रहा हो तो वह कपट योग करेगा, लेकिन उसके साथ भी कपट योग होगा। जैसा वह दूसरों के साथ करेगा अपने स्वार्थ के लिए, तो उसके साथ भी उसके विश्वास पात्र व्यक्ति ही धोखा करेंगे, छल करेंगे। इस बात का भी विचार हमें कर लेना चाहिए। चतुर्थे यदि पीड़ित होता है, चतुर्थ भाव पीड़ित होता है, वहाँ पर शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होता है, तो कपट योग अपना प्रभाव दिखलाता है। लेकिन चतुर्थ भाव यदि शुभ होता है, चतुर्थ भाव में गुरु आदि को शुभ ग्रह बैठता है, चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में होता है, वह आत्मा कारक या अमात्य कारक होता है, तो ऐसी संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन आत्मा कारक के नवांश की स्थिति भी हमें विचार करनी चाहिए। इस योग का प्रभाव न्यून हो जाता है, कम हो जाता है या समाप्त भी हो सकता है यदि आत्मा कारक ग्रह त्रिकोण भाव का स्वामी होकर केंद्र में त्रिकोण में बैठा हो और उसका नवांश स्वामी भी शुभ ग्रह होकर जन्म पत्रिका में केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो इस योग का प्रभाव कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। और यदि आत्मा कारक का नवांश स्वामी क्रूर ग्रह है, शनि है, मंगल है या सूर्य है, और वह त्रिषणा भाव में यानी तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में विराजमान हो जाता है, तो अब इस योग के प्रभाव को कम कर देता है। इसके अलावा हमें यह भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि का है, उसकी सोच का है और उसके पूर्व जन्मों का है। वहाँ पर कोई त्रिक भाव का स्वामी ना बैठा हो, 12वें भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में यदि बैठता है तो अभी उसको भंग होने से बचा लेता है, योग बना रह जाता है, योग प्रभावी होता है। तो इन्हीं सभी विचारों को देखकर हमें किसी के कपट या स्वार्थ योग का विचार करना चाहिए। केवल शनि और राहु का षष्ठाष्टक या त्रि एकादश योग देखकर हमें यह मन नहीं बना लेना चाहिए कि यह व्यक्ति स्वार्थी ही होगा, कपटी ही होगा। तो इस तरह से हमें योगों के बनने, उनके भंग होने का विचार समुचित रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि कपट योग, स्वार्थ योग या कोई भी अन्य दुर्योग तभी प्रभावी होता है जब आत्मा कारक का नवांश स्वामी भी क्रूर ग्रह होकर केंद्र में त्रिकोण में हो जाए या शुभ ग्रह होकर तीसरे, छठे या 11वें भाव में जन्म पत्रिका में विराजमान हो जाए।
और चंद्रमा भी यदि शनि और राहु से पीड़ित होता है तो भी इस दुर्योग के प्रभाव होते हैं, उनमें कमी नहीं आती है। लेकिन हमें आत्मा कारक लग्नेश चतुर्थेश और आत्मा कारक के नवांश स्वामी की स्थिति का भली भांति विचार करने के बाद ही कपट योग या स्वार्थ योग का विचार करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।